President is very keen. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan. पहले कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया और अब आजाद कश्मीर का तशख्खुस छीनने की तैयारी है। ये वही भुट्टो है, वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया इस सरदार ने। वो नारा सुना था ना, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अब पता है क्या नारा होना चाहिए? जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो उज़्बेकिस्तान पहुंच गए, लेकिन यहां आज फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अगर 5 रुपये 40 पैसे 1 लीटर की कीमत बढ़ेगी तो फिर हर चीज़ की कीमत पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। बेरोज़गारी पहले है, महंगाई पहले है और अब मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के वाक़यात और हालात की वजह से तो परेशानी थी, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, और आज तो बाकायदा वहाँ पर फायरिंग भी हुई, क्या फ़र्क रह गया? हम तो बार बार दुनिया को ये कहते रहे कि मकबूजा कश्मीर में फायरिंग होती है, वहाँ पर इंसानों को मारा जाता है, मासूम इंसानों को निशाना बनाया जाता है। अब आज़ाद कश्मीर से आने वाले विजुअल्स भी यही गोली और लाठी हमें दिखा रहे हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब ज़ैन कुरैशी साहब ने, PTI से ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए और वेरी वार्म वेलकम कि आप मेरे शो में पहली बार तशरीफ़ लेके आए। फराजी साहब मेहरबानी आपकी। कैसर अहमद शेख साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आपने वक्त दिया। कराची में बारिश की वजह से ये वीडियो का मसला हो रहा है, तो फ़ोन पर शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप चूँकि यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन दी जाए, फवाद चौधरी साहब के मैंने ट्वीट देखे हैं कि आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई और रीजन में जो है वो कीमतें तेल की हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पे बम तो गिर गया ना पेट्रोल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट ही डिटरमिन करती है। ये आप या मैं अपनी पसंद की कीमत तो रख नहीं सकते। आपके इल्म में है अप्रैल 2021 से मुसलसल आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत ने क्योंकि आवाम को रिलीफ देने का फ़ैसला किया था तो उस प्राइस को अब्जॉर्ब करती रही है। आज भी जो मैं मादरत के साथ, मैं शैला बीबी आई हैं, मैं उनका तारफ़ करा देता हूँ। शैला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी से हैं, सिंध में सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आप इस्लामाबाद में थी, आप तशरीफ़ ले आई। जी कुरैशी साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज भी जो कीमतें बढ़ी हैं वो 5 रुपये और 40 पैसे से बढ़ी हैं, लेकिन अगर आप ओगरा की रेकमेंडेड प्राइस देखें तो वो 11.5 रुपये की उन्होंने तजवीज़ की थी कि आलमी मार्केट से मैच करने के लिए 11.5 रुपये बढ़नी चाहिए फ़ी लीटर। तो उसको वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया और 5 रुपये 40% बढ़ाया है, और जो कि 6 रुपये 10 पैसे बनता है उसको हुकूमत ने ख़ुद अब्जॉर्ब करने का फ़ैसला किया है। इसके बावजूद भी गो कि आपका एक पॉइंट है इसके ऊपर कि तो लेकिन देखिए तेल हम तो तेल हम तेल जो है ख़ुद तो हमारे मुल्क से निकलता नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और वो सब पूरे खित्ते के लिए एक बराबर है। तो इस खित्ते में आज भी पाकिस्तान में तेल जो है सबसे सस्ता है। अगर मैं आपको सिर्फ थोड़े से उस पर स्टैट्स दे दूं, पाकिस्तान में अगर 118 रुपये लीटर है तो श्रीलंका में 147 रुपये लीटर है, बांग्लादेश में 165-166 रुपये लीटर है, चाइना के अंदर 189 रुपीज़ लीटर है और इंडिया के अंदर 220 रुपये लीटर है। तो आज भी इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में सबसे सस्ता तेल है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है जितनी हमारी सकत है उतना हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। 6 रुपये 10 पैसे हमने अब्जॉर्ब किया है और 5 रुपये 40% हमने ट्रांसफ़र किया है सार्फिन के ऊपर। आप क्या कहती हैं? रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाली पार्टी है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वो ट्रांसपोर्टर कहेगा जी पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा हो गया, फार्मर कहेगा जी डीज़ल महंगा हुआ, हमने ट्यूबवेल चलाना है, दुकानदार कहेगा जी कि मैंने सब्ज़ी मंडी से यहाँ सामान लेके आना है, तो करेले, भिंडी, तोरी, टमाटर, अदरक, लहसुन वो ईद की वजह से पहले ही ऊपर जा रहे हैं। आज पेट्रोल बम आ गया।
सबसे पहले तो मुझे भी खुशी हुई कि मैं आपके प्रोग्राम में आज यहाँ पर हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो $145 पर बैरल जो है उस हाईएस्ट गया था, उसे पीक पे गया था। लेकिन जो आपने सब ऑब्ज़र्व किया, बिजली की कीमत ₹1.30 से 3 दफ़ा में ₹4 तक पर यूनिट गई थी। और जो सूरत हाल है, पर कैपिटा इनकम भी जो है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं थी। अब हम जिन ममालिक की बात कर रहे हैं वहाँ की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं कहूँगी तो ज़ाहिर है कि हुकूमत की साइड उसको नहीं मानेगी, लेकिन गैलप अगर कोई एक सर्वे देता है और उसमें अगर पीपल्स पार्टी की या अपोजिशन की कोई एक बात होती है कि फ़लाँ इलेक्शन में ये है, तो सारे एक स्क्रिप्टेड उसके साथ स्टेटमेंट के साथ आते हैं और पूरा मलियामेट करते हैं, ऐसे नहीं है ऐसे। अब गैलप ने ये सर्वे दिया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चैनल्स ने भी उसको उस तरह नहीं लिया कि 53%। हुकूमत करे क्या? जब आलमी मार्केट में बढ़ गई, डॉलर पहले ही बहुत ऊपर चला गया, तो हुकूमत खुद अफोर्ड करे। हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, हुकूमत ने लोगों तक पहुंचाना है। यही देखिए, जब मैं तो इतना मानती हूँ, है। मैं ये समझती हूँ कि जब हमारा दौर था या इनका दौर नहीं था, नून लीग का दौर था, तो असद उमर साहब जो थे एक कैलकुलेशन किया करते थे और उसके बाद कहते थे कि हुकूमत 46 रुपये कमा रही है, हुकूमत इतना कर रही है। तो अब असद उमर भी नहीं बोल रहे। आप ये कहना चाह रही हैं कि हुकूमत टैक्स कम करे? जो हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवाई वैसे बढ़ाई थी, अगर आप आज ओगरा की नोटिफिकेशन देखें तो अभी भी सेल्स टैक्स को रिड्यूस किया गया है और लेवी को भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया है रिलीफ देने के लिए। अब देखिए हम सियासी लोग हैं, हमने सियासी बात करनी है, तो ये इनके दौर को और नून लीग के दौर को और हमारे दौर को कंपेयर करने के लिए बातें अच्छी हैं। पर कैपिटा इनकम और मुल्कों की देखनी भी अच्छी है, बट सोर्स सबका एक है। तेल सारे एक ही जगह से खरीद रहे हैं और तेल की कीमतें आलमी मंडी में होगी। आलमी मंडी डिसाइड कर रही है। आप तो मईशत को जानते हैं, आप तो बिजनेस विंग के हेड भी हैं नून लीग के। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई तो लिहाजा पाकिस्तान में भी बढ़ाना पड़ेगी, और ओगरा जो अथॉरिटी है बाकायदा रेगुलेशन के लिए, उन्होंने ₹11.5 तकरीबन उन्होंने कहा बढ़ाएं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने फिर भी आधी प्राइस बढ़ाई। आप क्या कहते हैं? शौकत पिराचा साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक आप ले रहे हैं। देखिए, बात है कि हमने छोड़ा था तो उस वक्त जब हम मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो 118 रुपए डॉलर था। जब आप डॉलर को 160 रुपए कर दें, आलमी मंडी की बातें तो तब आप करें ना कि आलमी मंडी की बढ़ गई, वो तो आप रुपए में बढ़ा रहे हैं। यहाँ रेट 160, अगर आज 118 से लेंगे तो पेट्रोल तो आलमी मंडी में सस्ता होगा क्योंकि डॉलर 118 रुपए का होगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर को पहले तो आपने 33% बढ़ा दिया, आज 160 रुपए डॉलर हो गया है और हमने छोड़ा था 118। तो रुपए में तो जो आप कन्वर्ट करेंगे तो जो रुपए में बढ़ जाएगी। और फिर शैला बीबी ने बहुत ही अच्छी बात, जब एक किसी के जेब में पैसे ही नहीं है और आप महंगाई करते जाएंगे तो वो उनका हालत क्या हो गया? क्या बांग्लादेश आप देख रहे हैं कि फी का नहीं, लेकिन हुकूमत फिर क्या करे? अगर कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई, लोगों के पास इनकम कम हो गई, हुकूमत क्या करे फिर? हुकूमत डॉलर को ये रेट जरूरी है कि ये रेट, इससे हुआ क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। डॉलर 160 जो किया 118 से, तो ये इसी वजह से तो ये रेट बढ़ रहा है। बात करें कि डॉलर 160 कैसे हुआ है, अगर 160 मेरी जरा बात कुरैशी साहब आपने बात कर दी है। जी सर, आप बात कर ले फिर मैं करता हूं। थोड़ा सा सुन लीजिए। हाजिर सर, हाजिर। अगर आज 118 रुपए होता तो आप बताइए कि ये आलमी मंडी में बढ़ने के बावजूद रुपए में तो इतना नहीं बढ़ता। और फिर आपने तो खुद पेट्रोलियम लेवी में 25 रुपए, शौकत तरीन साहब ने कहा है कि 25 रुपए तक बढ़ेगा। ये 2 बार बजट के बाद तो रेट बढ़ गया। जब आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी तो ये तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है ना। और ये आप नहीं देखते कि किसी के जेब में पैसे कितने हैं। ठीक है, हाँ, अब आप कहते हैं हुकूमत क्या करे, मैं कहता हूँ अवाम क्या करे। वो लोग क्या करें जिनकी आमदनी नहीं है, जिनको 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो लोग क्या करें? वो अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल किस तरह डलवाएं, उसका किसी ने नहीं देखना। सिर्फ आलमी मंडी अगर आप वैसे शेख साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है।
हुकूमत कहती है हम क्या करें, अपोजिशन कहती है कि जी अवाम क्या करे, तो फिर क्या? तो इन्होंने निकालना है ना, क्योंकि इनके पास 200 माहिर माशियात थे हुकूमत और होमवर्क कंप्लीट था हुकूमत में आने से पहले। आमदन बढ़ाए, देखिए ना, हम छोड़ के मैं जी हैरान हूँ शेख साहब, मेरे लिए बात कर ले फिर जी। अभी आपका, मैं आपकी बात का जवाब ले लूं शेख साहब, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है। शेख साहब मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं और बात को समझते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज वो कह रहे हैं डॉलर 160 पे हो गया और हमारे दौर में ऐसा नहीं था। डॉलर क्यों 160 पे हो गया शेख साहब? क्योंकि आप लोगों ने 105 पे आर्टिफिशियली डॉलर पैक किया हुआ था। आपने इस मुल्क का सारा फॉरेक्स रिजर्व लगा दिया, इसाक डार साहब की मेहरबानी है, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमने उसको फ्री फ्लोट किया है, तो वो यहाँ नहीं, ये फैक्ट नहीं, हम कहाँ से डॉलर आसमान से तो नहीं गिरेंगे ना यहाँ 3 साल तो फिर भी अपना करंट अकाउंट सरप्लस में लेके और ये आए मैं नहीं कह रही, अब करंट अकाउंट भी जो है ना क्वेश्चनेबल हो गया है। मैं नहीं कह रही इशू नहीं है, ये शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि अब करंट अकाउंट भी, और देखिए ये 3 साल का इशू नहीं है, ये इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर। आपने 20 अरब डॉलर लगा दिया उसको अपने आर्टिफिशियली पैक करने के लिए 105 पे, इसमें आपकी कौन सी महारत थी? हमने वो फ्री फ्लोट किया, वो खुद 160 पे चला गया। साहब एक आम आदमी जो है ना, वो ये बिल्कुल नहीं समझ रहा कि आर्टिफिशियली उसको पैक किया हुआ, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब समझते हैं। कैसर अहमद शेख ने पूरे पाकिस्तान को नहीं पालना। एक आम आदमी जो है जब सुबह घर से निकलता है तो उसके पास जितने भी पैसे आ जाएं वो पैसे कम है कि वो पालने की बात करेंगी, फिर मजीद लंगर खानों की बात हो जाए। और उसी आम आदमी लंगर खाने में उसी आम आदमी को जहन में रखते हुए जो 11.5 रुपए ओगरा ने रिकमेंडेड प्राइस रखी थी, उसको गवर्नमेंट ने 5.40 किया है और 6 रुपए 10 पैसे खुद अब्जॉर्ब कर रही है। और अब तो सरिये, सीमेंट और इन सब की कीमतें भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम इंडस्ट्रीज में अच्छा, मुझे इजाज़त दें तीनों मेहमान, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात करूंगा और ख़ुसूसन वज़ीर अमूर आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान वो मसलसल कंट्रोवर्सीज में है। कहीं उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है, कहीं वो पैसे देते नज़र आ रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है। हम ये क्या मैसेज मकबूजा कश्मीर को दे रहे हैं? हम तो भारत के बारे में कहते थे कि भारत की वजह से वहाँ फायरिंग होती है, अब आज़ाद कश्मीर में खुदा न खास्ता ऐसा होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। शैला रज़ा साहिबा, आपके आने से पहले जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, बार बार उनके अराउंड कंट्रोवर्सी बन रही है। कभी उनका बयान क्वेश्चनेबल हो जाता है, फिर वो पैसे देते वीडियो आ गई, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने केस दर्ज करने को हुक्म दे दिया, आज फायरिंग वाली वीडियोज़ आ गई। ये क्या हो रहा है जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पार्टी लीडरशिप को समझना चाहिए कि उन्हें इलेक्शन में कैसे लोग भेजने चाहिए। इससे ज़्यादा कारनामे जो हैं जीबी में हमने देखे थे इनके, वहाँ पे भी ये नोट बटाई हुई थी और आटो के थैलों की बांटा गया था जिस पे लाल और हरे यूँ हाथ बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे जब बहुत शोर मच गया तो फिर किसी अल्लाह के बंदे ने एक सोशल मीडिया पे ये डाल दिया। उसूलन तो वज़ीर आज़म साहब को उन्हें भुला लेना चाहिए, इतना शर्मनाक फेल जो हुआ कि पैसे दिए गए। बाकी जो उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए ज़बान इस्तेमाल की, वो पीटीआई का कल्चर है। उस पे एक एहतजाज हम रकम करा सकते थे, वो हमने असेंबली में और उसमें कराया। लेकिन हमें, हमारी पार्टी को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारी पार्टी का पहला शहीद हक नवाज़ गंडापुर था। और हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो हम तो अल्लाह से हिदायत की दुआ मांग सकते हैं। गद्दारी वाले बयान को तो मैं समझती हूँ, अपने एमएनएज़ मैं समझती हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को अगर कोई गद्दार कहता है तो वो खुद गद्दार वतन है, क्योंकि इस मुल्क का आइन, इस मुल्क को एटॉमिक पावर जिसने दे दिया, जिसने इस मुल्क के जंगी कैदी छुड़ाए, इस ज़मीन का रकबा पाकिस्तान का मकबूजा वापस दिलाया, उसके लिए ये बातें जेब नहीं देती। या तो वो गद्दार है या वो जाहिल है कि उसकी कोई स्टडी नहीं है। फिर मैं बहुत ही हैरान हुई जब लोगों ने ये कहा कि तो ये बायलैटरल कर दिया, हमने यूएनओ में उठाया। मतलब इंसान कुछ तो देखे, वही स्क्रिप्टेड पेपर ले आते हैं। भुट्टो साहब की यूएनओ की स्पीच है,
क्या ज़बरदस्त वो पूंछ सेक्टर की बात कर रहे हैं, वायलेशन की, और बहुत सारी वहीं पे उन्होंने कहा कि हमारे जिस्म का हिस्सा लेकिन है। जो मैं और गुजारिश फिर कर रहा ये हूं, जो भी एक जो मैं मिनट गुजारिश प्राचा कर रहा साहब, जो भी इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर रहा है, यूएनओ में जाके उसने कश्मीर पे बात ना की की हो, ये नहीं होता, जी, ये जी, एजेंडे का की है हिस्सा बात, है। की है बात। अब जो बात है वो ये है कि पीटीआई वहाँ पे बात क्या करे। पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले उन्होंने ढेरों वादे किए, ढेरों उम्मीदें दिलाई, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, किसी से कर्जा नहीं लेंगे, लंगर खाने बना दिए, और बहुत सारी ऐसे कुछ में, अगर आटा चीनी महंगी हो तो समझो कि चोर हैं हुक्मरान। तो अब ये वहाँ पे लेके जाएं क्या, मुझे अच्छा, बताएं चले, ना। तो अब यही हो सकता है कि इसको गाली दो, इसको दो, ताकि लोग ये ना पूछें कि पीटीआई का मंशूर क्या है कश्मीर के लिए। इस नुक्ते की मैं बात करूं, वज़ीर आज़म साहब ने जाना है सैटरडे को, बाकायदा ऐलान हुआ है, ये वन ऑफ द फेडरल मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद जाएंगे। जो कंट्रोवर्सीज मैं सामने रख रहा हूँ, जो शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि जो लोग वहाँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, जो नेगेटिव मैसेजिंग कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर, उनको वापस बुला लेने चाहिए। क्यों वापस नहीं बुलाया जाता? देखिए प्राचा साहब, जहाँ तक तो मेरा ज़ाती इसके ऊपर मौक़िफ़ है, आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है कि इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई भी करता है, खा वो किसी जमात से है, वो गलत करता है, नहीं होना चाहिए। शैला रज़ा साहिबा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, इन्होंने कहा कि जी लीडरशिप उनको बुला लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इनको तो लीडरशिप को बुलाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुद वहाँ गई है और उन्होंने भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया। जो उनकी तकारीर हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको भी तो ख्याल करना चाहिए था। वो तो खुद की आदत है ना। मैं इस नुक्ते पे मैं सिर्फ इनकी 2 बातों का मैं जवाब दे दूँ। इन्होंने कहा जी पीटीआई का कल्चर है ये। अगर पीटीए का ये कल्चर है तो जो कौमी असम्बली में हुआ, जो शेख रोहेल असगर ने किया, जो आगा रफ़ीउल्लाह ने किया, जो वज़ीर आज़म को जानवरों से तशबीह दिया, वो किसका कल्चर है? अली नवाज़ अवान की बात भी कर लें। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। देखिए अर्ज़ ये है, मैं सिर्फ इनको सिर्फ बता रहा हूँ, हुकूमत को तो आप कह रही हैं ना, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ इस पे ये है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए, आप खुद पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, मखदूम साहब आपके वालिद मोहतरम वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब जब जाएंगे परसों या उसके बाद भी जाएंगे, परसों कहाँ जा रहे हैं वैसे? सैटरडे को मुजफ्फराबाद जब जाएंगे, कैपिटल है, वज़ीर आज़म क्या कहेंगे वहाँ खड़े होकर? क्या यही कुछ होगा जो आपके वफाकी वज़रा कहते रहें? कुछ तो पीटीआई के अंदर सेंस होगी ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, एक लोकलाइज्ड मामला है, लेकिन कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद में खड़े होकर क्या पाकिस्तान की तर्जमानी होगी या पीटीआई की तर्जमानी होगी? देखिए, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पीटीआई के वज़ीर आज़म नहीं है। यकीनन वो पाकिस्तान की तर्जुमानी करेंगे। जो पाकिस्तान ने हाल में कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ अपनाया है उसकी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने यूएन जनरल असम्बली में जो तकरीर की, उसके बाद से वज़ीर आज़म ने और दफ्तर ख़ारजा ने एक कंसिस्टेंट पोजीशन रखी है कश्मीर के ऊपर। बात देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के माया नाज वज़राए ख़ारजा में से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुमार होता है। मैं इस बात को तस्लीम करने को तैयार हूँ। भुट्टो साहब ने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर की आज 50 साल पहले की थी, उसके बाद आप भी इस बात को मानेंगे ये बैक बर्नर पे इशू चला गया था। इस हुकूमत ने आकर इसको ना सिर्फ फ्रंट लाइन पे लेके आए हैं, ना सिर्फ UNGA के अंदर लेके आए हैं, OIC के अंदर लेके आए हैं, और आलमी दुनिया के अंदर जितने भी कैपिटल्स हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जाते रहे, कश्मीर का मौक़िफ़ पेश करते रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करेंगे वहाँ, यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कश्मीर जाएंगे और कश्मीर की आवाम को बताएंगे कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। कश्मीर और जब तक नरेंद्र मोदी 5 अगस्त के अपने इक़दामात को रिवर्स नहीं करता, उस पर नज़रसानी नहीं करता, हमारा इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। कम अज़ कम जो एक स्पेकुलेशन थी कि वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के होते हुए मुजफ्फराबाद में फिर पाकिस्तान की सियासी कशमकश होगी, कम अज़ कम एक बात तो क्लियर हो गई। शेख साहब, आप क्या समझते हैं ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में? मैं अभी तो वफाकी वज़रा की बात कर रहा था, मैं अपोजिशन के रहनुमाओं पे भी आऊँगा। ये वफाकी वज़रा वहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? खुद कश्मीर के वज़ीर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उनके गिर्द, वन और दी अदर। हेलो
जी शेख साहब आप सुन रहे हैं? हाँ जी मैं मुझे आवाज़ आ रही। अच्छा, बात पिराचा साहब ये है कि अभी ये वज़ीर आज़म साहब जाके वहाँ कहेंगे क्या? पहले तो वो खुद गए अमेरिका में, पहले तो उन्होंने कहा जी मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मसला कश्मीर पे बहुत पेशरफ्त होगी। अब वो फिर अमेरिका गए तो वहाँ पे उन्होंने सालसी की कोशिश की, और यहाँ वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमने किला फतह कर लिया। यहाँ बाकायदा उन्होंने बहुत मुबारकबादें ली हैं और बड़ी उन्होंने कहा कि हमने बड़ा कुछ अचीव कर दिया है। अब उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है आपके सामने कि एनेक्स कर लिया इंडिया ने। अब ये जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ना कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे और जब तक वो वापस नहीं लेंगे इक़दामात को, अगर आप नहीं बैठेंगे तो उनको क्या फ़र्क है? नुकसान आपको हो रहा है, पहले कभी किसी ने समझा है? उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो नहीं बैठे। ये बड़ा कमाल है कि श्रीनगर रोड नाम रख दिया और हम नहीं बैठेंगे। ओ भाई, आप ना बैठेंगे, आपने तो मसला कश्मीर को हल करवाना है, उस तरफ क्या पेशरफ्त है? और अब आप कश्मीर में जाके अभी जो इलेक्शन में क्या बात, खाली बैठे रहे नहीं, यहाँ 30-30 मिनट खड़े भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी 2 मिनट खामोशी भी की है, 2 मिनट खामोशी भी की है। मुझे पिराजा साहब मुझे ये बताएं कि ये जो बात नहीं कर रहे हैं ना, ये और टेलीफोन वो उठाते नहीं, कोई भी, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हों, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर लेकिन शेख साहब कोई फोन उठाए या ना उठाए, अगर ये कहा जाए कि 5 अगस्त के इक़दामात वापस लें, क्या ये कहना गलत बात है? अगर अमेरिका को कहा जाए कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, ये कोई गलत बात है? अगर अफगानिस्तान के हवाले से, आज भी वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान में थे, अगर अफगानिस्तान के बारे में हमारी हुकूमत ये कहती है कि सब लोग मिलकर बैठें, अपना अमन कायम करें, ये कोई गलत बातें हैं? कोई फ़ोन उठाए ना उठाए? राजा साहब, ये बहुत गलत बात है। आप किसी को जाके समझें कि अगर वो आप उनसे बात अगर नहीं करेंगे, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? पहले कभी किसी की कोई स्टैटिक नुकसान तो हमें हो रहा है कि हम वही प्रोडक्ट। शेख साहब ये अर्ज करना कि कैसे बात करें, हमारा एक मॉरल ग्राउंड है, हम उसको विकेट कर देते हैं। मैं पहले समझा दूं ना कि क्या मॉरल ग्राउंड से 74 साल तो हम मॉरल ग्राउंड में और अनाव में रहे। बात के बगैर दुनिया में कोई मसला हल हुआ है क्या? यूरोप 200-300 साल आपस में लड़ते रहे, यूरोप के मुल्क, आखिर बैठे ना टेबल। आप ये मुझे कहें कि अच्छा नुकसान किसका हो? अगर आप बात नहीं करते, हमारा ज्यादातर इंपोर्ट थी इंडिया से, वो तो हमसे बहुत कम माल लेता है। वही माल हम दुबई से, वही माल हम ईरान से महंगा खरीदते, नुकसान तो हम कर रहे हैं। अच्छा, बात नहीं करेंगे। शेख साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सिर्फ वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ही बयानात नहीं दे रहे, सब बयानात दे रहे हैं और बड़े तीखे तल्ख बयानात जारी हैं। हम ज़रा अपोजिशन के बयानात पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तलखियाँ मज़ीद उभर कर रादर निखर कर सामने आई हैं। शेख साहब आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से भी इसी तल्ख लहजे में गुफ्तगू होती रही है। आप ही की लीडर मरीम नवाज़ साहिबा, आज उन्होंने भी कहा कि जी पहले नारा था इमरान खान आएगा तो बदलेगा पाकिस्तान, अब बिकेगा पाकिस्तान। ये कैसे पाकिस्तान बिक रहा है? करंट अकाउंट डेफिसिट वो रोज़ाना बनाते हैं, हम बताते हैं हमने काम किया है, हम मईशत को, इकानमी को हमने एक दुरुस्त ट्रैक पे डायरेक्शन में लगा दिया है, फिर पाकिस्तान बिकेगा कैसे? अब पहली बात तो मैं बरसरे राय कहता जाऊं कि इस माह में मई में पीछे करंट अकाउंट $650 मिलियन कम हुआ है। करंट अकाउंट का खसारा हुआ है। जो कहते हैं ना प्लस बना दिए, वो सब बातें गलत हैं। ये एग्जैक्ट फिगर है जो मैं आपको बता। अच्छा, मैं अब आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक आप फॉरेन पॉलिसी को फुल फ्लेज डिबेट नहीं करें, फैसला इमरान खान खुद कर लेते हैं कि हम तो जब तक इंडिया ये इक़दामात वापस नहीं लेगा हम बात नहीं करेंगे। ये फैसला इमरान खान का है, ये कौमी असम्बली हमारे मुल्क का फैसला नहीं है। फैसला ये इमरान खान का खुद अपने तौर पे है कि हम तो अड्डे नहीं देंगे, जो कुछ भी करें। मैं ये कहता हूं ये शेख साहब एक मिनट आप कौमी असम्बली के रुकन हैं,
आप कहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये पाकिस्तान की रियासत का नहीं है, हुकूमत का नहीं है, बल्कि खुद अकेला वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला है। मैं कहता हूँ ये जब अगर फॉरेन पॉलिसी भी असेंबली में डिबेट नहीं होनी, फॉरेन मिनिस्टर्स के फर्जंद यहाँ तशरीफ रखते हैं, अब बताइए अगर फॉरेन पॉलिसी भी डिबेट नहीं होनी और खुद फैसले हो जाने, अगर इंडिया से जो बातचीत होनी है और अगर अड्डों के बारे में जो बात होनी है वो भी खुद ही फैसले हो जाने हैं और असेंबली में वो डिबेट, देखिए जो कलेक्टिव विजडम है ना वो असल इम्पोर्टेंट होता है। गॉट योर पॉइंट शेख साहब, फेयर पॉइंट। इधर रुकिएगा, इस कलेक्टिव एक बात कहता चलूं, हमारे वक्त में मुस्लिम लीग के दौर में जब यमन पे सऊदी अरेबिया ने हमसे कहा कि अपनी अफवाज भेजे, तो पूरी पार्लियामेंट ने फैसला किया और एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी, क्योंकि उस पार्लियामेंट के फैसले पे बैकिंग होती है, चाहे फैसला वही हो जो इमरान खान साहब या वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, चाहे वही हो, लेकिन जब वो बैकिंग लेंगे तो उसका वजन होगा और पूरी दुनिया महसूस करेगी कि ये पूरे मुल्क का फैसला है। चले इधर रुकिएगा शेख साहब, पॉइंट टेकन, इधर रुकिएगा, पॉइंट टेकन शेख साहब, पॉइंट टेकन। जी शैला रज़ा साहिबा, मैं आपकी ओपिनियन भी लेना चाह रहा हूँ, जो मैं बेसिकली मुझे 2 मिनट देंगे। अच्छा देखिए, एक बात तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद यूएन में बात नहीं हुई वो पुरानी है। आप पॉलिसीज़ उठा के देखें ना, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि जब यूएन में वज़ीर आज़म जाएगा तो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है स्पीच का कि क्या चीज़ पे कितना बोलना है। कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जिसने नई बात की हो, ये बात मैं आपसे इख्तलाफ करूँगी। दूसरी बात ये है कि यूएन की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो कश्मीर पे जो है क्वेश्चनेबल है। वो ईस्ट टिमोर का फैसला कर सकते हैं, वो साउथ सूडान का फैसला कर सकते हैं, वो बरतानिया का फैसला कर सकते हैं। कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में खड़े होके पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, मैं अब अपोजिशन के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, जिस तरह का लबो लहजा वहाँ अख्तियार किया गया और अभी मजीद चलेगा। देखिए मैं इस पे एक बात करती हूँ, क्या वज़ीर आज़म का अमेरिका में ये लहजा बनता है कि मैं अपोजिशन को जाके जेलों में डालूंगा, उनके हीटर निकाल दूंगा, उनके गीजर निकाल दूंगा। अच्छा जो भी है, जो मैं कह रही हूँ, एक अमेरिका में खड़े होके एक बात कह रही हूँ मैं फॉर कंफर्ट, एक कोई चीज़ है। अब क्या आज़ाद कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर के लोग वो नाबलद हैं वज़ीर आज़म की बातों से? जो कुछ कश्मीर के मैटर पे जो ऑपोजिशन को रिजर्वेशंस हैं वज़ीर आज़म से, क्या वो कश्मीर के लोग नहीं जानते? क्या हम सबको इस पे इख्तलाफ नहीं है कि आप बड़े खुश आए कि ट्रम्प पॉलिसी करेगा, भारत में शोर मच गया और उसने पीछे हटना पड़ा। कहती हैं वज़ीर आज़ाद कश्मीर के लोगों को इल्म नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद हर दूसरी बात कहते हैं कि जी पीटीआई जीत गई आज़ाद कश्मीर। अब जो वज़ीर दाखिला हैं उनके अपने हलके में जो वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बंदे को, तो वहाँ पे वो एक तो सबको बुलाते हैं अपने घर, फिर कहते हैं तुम्हारे घर में मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दूंगा, धमकी भी देते हैं, पैसों की भी बातें चल रही हैं वहाँ पे। तो अजीब सूरत हाल है इस इलेक्शन में। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर हम मुल्क की सिचुएशन पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे बात नहीं करेंगे, तो आज़ाद कश्मीर में किस पे बात करेंगे? अगर हम कश्मीर पे अपनी पॉलिसी नहीं देंगे और दूसरों की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो क्या बात करेंगे? अब ये बात करना कि ये तो वहाँ जाते हैं इमरान खान पे बात करते हैं, तो भाई आपने दुखी इतना दिया है कि जख्मी हमें वहाँ पे खड़े हुए कोई एक रिलीफ नहीं। अच्छी बात है, मुस्कुरा के कहका लगा के ये बात कर रही हैं। इतना आपने तकलीफ दिया है कि बंदा परेशान है कि मुझे सर मौका जवाब मतलब देखिए, बस आखिरी बात मैं कह रही हूँ, आटे पे 35 रुपए से ज़्यादा हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। 1800 का इन्होंने 40 मन लिया। चीनी पे अभी इन्होंने सेल्स टैक्स बढ़ाया था 40 किलो मन 40 किलो जी, 40 किलो सियासी बयानबाजी। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? नहीं, मैं ये बस आखिरी बात पूछूं, किसान की जेब में तो जा नहीं रहे, ये बताते हैं या तो स्टॉकिस्ट की या फिर सिंध में सारा आटा चूहे खा जाए और हमारे, खैर इस बात पे नहीं जाते। अब इन्होंने जो
बातें की हैं, संजीदा बातों पे आते हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह पे। पहले शेख साहब का मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने करंट अकाउंट की बात की। 18 सालों में पहली दफ़ा करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ था, इनकी हुकूमतों में कभी नहीं हुआ। आज अगर डेफिसिट में गया, ये सिक्लिकल होता है। जब मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होगी, सीपे के प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो करंट अकाउंट ऊपर नीचे होता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बात की जी फॉरेन पॉलिसी डिबेट नहीं होती, और हमने यमन पे जब किया तो मैं शेख साहब की याद दहानी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट की यूनानिमस रेजोल्यूशन आई है। कश्मीर के ऊपर डिबेट हुई थी, आपने रेजोल्यूशन पास की थी, आप हजरात ने उसके ऊपर जो है वोट करके यूनानिमस रेजोल्यूशन दी थी। इसी तरीके से अभी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 8.5 घंटे की डिबेट हुई है अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, जिसके अंदर DGISI, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, सब ने जितनी भी क़यादत है, लीडरशिप है सारी जमातों की, उनको बैठ के सारे अपना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बयान। मेरी दो आखिरी बात तो कर ले। अच्छा, वो कहते हैं कि जी अब शेख साहब इतने सीनियर आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान, वो कह रहे हैं आपने बात की मुझे बात करने दें। वो कह रहे हैं, मेरी पहले यार सुन ले, मैंने सारों की बात सुनी। मैंने आपसे पॉलिसी स्टेटमेंट लेनी है। अच्छा, पहले मेरी यार तो सुन लेना। बात हो गई नहीं, कैसे कह सकते? वो कहते हैं कि जी इमरान खान का मौक़िफ़ हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। ये आपने अफगानिस्तान की बात की, हुकूमत और स्टेट को रिप्रेजेंट वज़ीर आज़म करता है। आप ये कैसे बैठ के कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी हो सकती है, हुकूमत की पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं? कंक्लूडिंग रिमार्क्स बनेंगे। अब अफगानिस्तान क्या आपको नजर आ रहा है? इतनी खौफनाक सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। देखें, अफगानिस्तान की बड़ी तफ्तीशनाक जो है सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक जो फैसला होगा उसको सपोर्ट करेगा। वो कैसे हमने जो उसमें रोल अदा किया है वो एक रिस्पॉन्सिबल नेबर का रोल अदा किया है। हम आपके इल्म में है अब कि हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं जिसमें 100 से ज़ायद मेंबरान आ रहे हैं। ये हाल ही में हो रही है, इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज में होगी। और उसमें 100 से ज़्यादा लीडरशिप आएगी तालिबान से हट के। और हम चाहते हैं कि एक ऐसी तालिबान को बुला नहीं रहे या वो आना नहीं चाह रहे? एंटी तालिबान फोर्सेस है ना सारी, पहले उनसे बात करेंगे, जब उनसे बात हो जाएगी, उनका मौक़िफ़ आ जाएगा, फिर तालिबान का मौक़िफ़ लेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, और जो भी अफगानिस्तान की आवाम चाहती है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना है, ना कि किसी एक फ्रैक्शन के साथ खड़ा होना। बहुत और उसमें पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना है, ना कि किसी एक फैक्शन के साथ। ज़ैन कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस साहब तशरीफ़ ले आए। मोहतरमा शैला रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आई। अच्छा हुआ इस्लामाबाद में थी, स्टूडियो में आ गई। कैसर अहमद शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।